नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं में हमारे मुख्य विषय रिटेल के बारे में। बच्चों, सबसे पहले हमें प्रथम इकाई, जिसका नाम है रिटेल स्टोर का प्रचालन, को समझना अनिवार्य है। रिटेल स्टोर प्रचालन क्या है, यह कैसे कार्य करता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं आदि जैसी सामान्य बातें हमें जानना जरूरी है। बच्चों, सामान्य अर्थों में कहा जाए तो रिटेलर प्रचालन का अर्थ है स्टोर के कार्यों को बनाए रखने हेतु व्यक्ति के काम। आपने अपनी कॉलोनी अथवा अपने घर के आसपास छोटी छोटी जो भी दुकानें देखी होंगी, वे सभी रिटेल स्टोर कहलाती हैं। एवं इन रिटेल स्टोर में जो सहायक के रूप में कार्य करते हैं, वे एक प्रकार से रिटेल स्टोर को चलाने का कार्य करते हैं। इसमें सभी प्रकार की दुकानों में रिटेल बिक्री प्रतिनिधि और सुपरवाइजर शामिल हैं। जैसे कि केवल कुछ सहायक के साथ छोटे रिटेल स्टोर और अधिक संख्या में कर्मचारियों के साथ बड़े रिटेलर्स काम करते हैं। बच्चों, छोटे रिटेल स्टोर्स परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं एवं कई बार बड़े रिटेल स्टोर्स को चलाने हेतु बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा यह कार्य किया जाता है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं रिटेल प्रचालन क्या है या रिटेल स्टोर को चलाने का क्या अर्थ है। रिटेल प्रचालन का अर्थ है एक स्टोर के कार्य को बनाए रखने हेतु व्यक्ति के काम, जिसमें सभी प्रकार की दुकानों में रिटेल बिक्री प्रतिनिधि और सुपरवाइजर शामिल होते हैं। बच्चों, एक छोटे रिटेल स्टोर में कम और बड़े रिटेल स्टोर में अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। एक विक्रेता के रूप में स्टोर ऑपरेशन सहायक ग्राहकों को उत्पाद दिखाता है अथवा वस्तुएं विक्रय हेतु प्रदर्शित करता है। साथ साथ सामान की विशेषताओं और उपयोगों का वर्णन करता है एवं वित्तीय लेन देन को पूरा करता है, अर्थात ग्राहक को वस्तु बेचकर उससे उस वस्तु की राशि प्राप्त करता है, माल को ऑर्डर करता है, वस्तुओं की कीमत, माल का प्रदर्शन करना और माल सूची में स्टॉक का उचित स्तर बनाए रखना भी एवं साथ साथ वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना भी प्रबंधन प्रतिनिधि का मुख्य कर्तव्य होता है। कहा जा सकता है किसी भी रिटेल स्टोर में प्रबंधन प्रतिनिधि एक रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करता है, जो कि संपूर्ण रिटेल स्टोर को चलाने में मददगार होती है। बच्चों, अब हम समझेंगे मुख्य रिटेल प्रचालन में शामिल क्या क्या हैं, अर्थात एक रिटेल स्टोर को चलाने हेतु क्या क्या कार्य करना होते हैं, जो कि निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। 1. बिक्री करना। बच्चों, किसी भी रिटेल स्टोर में प्रचालन का मुख्य कार्य बिक्री करना ही होता है। किसी भी स्टोर को संचालन हेतु वस्तु विक्रय की क्रिया ही रिटेलिंग कहलाती है।
कोई भी रिटेल स्टोर, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा, उसका मुख्य उद्देश्य रिटेलिंग करना है, अर्थात वस्तुओं की बिक्री करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 2, वस्तु प्राप्त करना। बच्चों, किसी स्टोर में प्रचालन हेतु सर्वप्रथम वस्तु को प्राप्त करना होता है। बच्चों, स्टोर प्रचालन हेतु स्टॉक को संभालते हुए उसका भंडारण करने के लिए वस्तु प्राप्त करना जरूरी होता है, अर्थात वस्तु डिलीवरी के रूप में जब प्राप्त की जाती है तब उसको सही स्थान पर उसका रखरखाव होना जरूरी है। नंबर 3, भंडारण या स्टोर करना। रिटेल स्टोर प्रचालन में अगला एवं मुख्य बिंदु भंडारण स्टोर या स्टॉक को संभालना होता है। बच्चों, बिना स्टॉक किए हुए वस्तुओं को प्रबंधित कर पाना मुश्किल होता है। नंबर 4, ग्राहक सेवा। रिटेल स्टोर प्रचालन में ग्राहक सेवा सर्वोपरि होती है। किसी भी रिटेल स्टोर को बिक्री के साथ ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना ही रिटेल स्टोर प्रचालन का मुख्य उद्देश्य है। यदि किसी स्टोर पर किसी ग्राहक का आना होता है एवं यदि वह ग्राहक उस दुकान से संतुष्ट नहीं होता है तो यह कहा जा सकता है कि उक्त रिटेल स्टोर पर ग्राहक सेवा सर्वोपरि नहीं है, अर्थात यदि ग्राहक असंतुष्ट होकर जाता है तो इसकी वजह से हो सकता है भविष्य में हमको किसी प्रकार का वित्तीय घाटा उठाना पड़े। नंबर 5, धन वापसी। अगर किसी ग्राहक को वस्तु में किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती है तो एक रिटेल स्टोर प्रचालन का यह दायित्व होता है कि वह उस वस्तु को वापस करे एवं जिस भी ग्राहक ने उस वस्तु को वापसी हेतु प्रस्तुत किया है उस वस्तु को क्षतिपूर्ति के रूप में ग्राहक को धन वापसी की जाए। नंबर 6, सुरक्षा एवं बचाव। वस्तु से सुरक्षा एवं बचाव की जानकारी हेतु रिटेल स्टोर प्रचालन कर्मी का दायित्व है कि वह अपने ग्राहकों को वस्तु से संबंधित समस्त जानकारियों से अवगत कराए। बच्चों, कई बार बाजार में नई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं जिनसे ग्राहक भली भांति परिचित नहीं होता है। इस हेतु स्टोर मैनेजर अथवा स्टोर चलाने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह उक्त ग्राहक को उस वस्तु से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियां उसे प्रदान करे। नंबर 7, विजुअल मर्चेंडाइजिंग। इसके अंतर्गत विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी रिटेल स्टोर प्रचालन का एक बिंदु है, अर्थात जब हम अपनी स्टोर के बाहर किसी प्रकार की डिजाइन, किसी प्रकार की रोशनी अथवा कोई विभिन्न प्रकार के ऐसी कोई क्रियाकलाप करते हैं जिससे कि ग्राहक आकर्षित हो, वह विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहलाती है। जिसके अंतर्गत रिटेल स्टोर के अंदर बेहतर तरीके से फर्नीचर लगाना अथवा रिटेल स्टोर के आसपास छोटे छोटे गमले या रोशनी के द्वारा भी हम अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। स्टोर प्रचालन सहायक। बच्चों, एक स्टोर प्रचालन सहायक वह व्यक्ति होता है जो कि रिटेल स्टोर प्रचालन में सभी रिटेल स्टोर प्रचालन की भूमिका निभाता है।
जिसमें वस्तु की बिक्री से लेकर वस्तु की हैंडलिंग अथवा वस्तु को संभालना, वस्तु को स्टोर करना अर्थात उस वस्तु का भंडारण करना अथवा उस वस्तु का स्टॉक तैयार करना तथा स्टॉक की गई वस्तु का प्रबंधन करना तथा ग्राहक सेवा से लेकर अंत में वस्तु की हैंडलिंग तक शामिल है। अतः हम कह सकते हैं स्टोर प्रचालन सहायक का कार्य वस्तु को संभालने से लेकर वस्तु की बिक्री, स्टॉक को संभालना एवं वस्तु की हैंडलिंग तक शामिल होता है। स्टोर ऑपरेशन सहायक का कार्य एक विक्रेता के रूप में स्टोर ऑपरेशन सहायक ग्राहकों को उत्पाद दिखाता है, उत्पादों की विभिन्न वर्गीकृत श्रृंखला को प्रदर्शित करता है तथा वस्तु की जरूरत या उसकी उपयोगिता से उसे अवगत कराता है, धन के लेन देन को पूरा करता है तथा उक्त धन की सुरक्षा करता है। इसके अलावा माल का ऑर्डर करना, वस्तु की बिक्री करना, वस्तु का प्रदर्शन करना जैसे कार्य एक रिटेल स्टोर ऑपरेशन सहायक के कर्तव्य के रूप में होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक रिटेल ऑपरेशन सहायक धन का लेन देन अर्थात बिक्री किए गए वस्तु की धन की सुरक्षा करना, वस्तु का ऑर्डर संभालना के साथ में वस्तु का प्रदर्शन जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अपने ग्राहक को प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है। बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं इकाई 1 में हमारे सत्र 1 अर्थात पाठ 1 शेल्फ को भरना। बच्चों, अब तक हम समझ चुके हैं कि रिटेल स्टोर प्रचालन क्या होता है। अब हम बात करेंगे शेल्फ को भरना। बच्चों, आपने देखा होगा जो भी आपके घर के पास जो छोटा छोटा रिटेल स्टोर होता है, उन रिटेल स्टोर में जहाँ पर कई प्रकार की वस्तुएं जैसे कि साबुन, तेल, अगरबत्ती अथवा विभिन्न प्रकार के सामान एक छोटे छोटे खनों में रखे जाते हैं, उन्हें हम शेल्फ कहते हैं, जिन्हें हमारी भाषा में अलमारी कहा जाता है। बच्चों, प्रत्येक गतिविधि को अच्छी तरह करना एक स्टोर प्रचालन सहायक का मूल कर्तव्य होता है, जो रिटेल स्टोर को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद करता है, जैसे विभिन्न चैनलों से प्राप्त उत्पाद, बैक ऑफिस से उत्पादों को फ्लोर एरिया के रैक तक ले जाना, शेल्फों को भरना, स्टॉक की स्थिति, उत्पादों को सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करना और उत्पाद को नुकसान से बचाना। यह सभी कार्य एक रिटेल ऑपरेशन सहायक को करना होते हैं। अतः यहाँ हम यह कह सकते हैं कि एक रिटेल स्टोर को चलाने हेतु एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें उत्पाद को प्राप्त करने से लेकर के उत्पाद को फ्लोर तक लाना तथा शेल्फ को वस्तु के वर्गीकरण के अनुसार भरना मुख्य कार्य होता है। शेल्फ में रखते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वस्तु किस प्रकार की है, अर्थात यदि भारी भरकम वस्तु है तो उसको शेल्फ अथवा अलमारी में नीचे की ओर एवं हल्की वस्तुओं को ऊपर की ओर रखा जाता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान दिया जाता है कि आने वाले ग्राहक को प्रतिदिन के अनुसार जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे उनकी
पहुंच के अंदर एवं नज़रों के सामने अनिवार्य रूप से होने चाहिए। रिटेल क्षेत्र का महत्व। नंबर 1, रिटेल शेल्फ को भरना। एक रिटेल स्टोर के शेल्फ को सदा भरा हुआ होना चाहिए ताकि स्टोर के ग्राहकों को सदा वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। कोई भी ग्राहक समय बचाने के उद्देश्य से वस्तु को क्रय करने हेतु आपके रिटेल स्टोर तक आता है, परंतु यदि उसको आपके रिटेल स्टोर में शेल्फ खाली नज़र आता है तो हो सकता है भविष्य में वह व्यक्ति आपको लेकर के यह धारणा बना सकता है कि आपके रिटेल शॉप में मांगी गई वस्तु की कमी हो सकती है। अतः यह ध्यान देना चाहिए कि रिटेल शेल्फ सदा भरा हुआ होना चाहिए। जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं, एक रिटेल स्टोर में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इस प्रकार से रखा गया है कि कहीं भी कोई वस्तु खाली नज़र नहीं आती है। नंबर 2, स्टॉक को निर्देश अनुसार रखना। अर्थात यह ध्यान रखना चाहिए कि भारी वस्तुओं को शेल्फ में नीचे और हल्की वस्तुओं को शेल्फ में ऊपर की ओर रखा जाता है। भारी वस्तुओं को नियम के अनुसार ना रखकर यदि ऊपर रखा जाता है तो हो सकता है किसी ग्राहक के द्वारा उन वस्तुओं को उठाने पर उन्हें किसी प्रकार की चोट लग सकती है। नंबर 3, उत्पादों की सुरक्षित हैंडलिंग। अर्थात उत्पादों की सुरक्षित रूप से संभाल कर डिलीवरी प्राप्त की जाती है। कम से कम नुकसान एवं किसी प्रकार की वित्तीय नुकसान से बचने हेतु सभी वस्तुओं को सुरक्षित रूप से उनके सही स्थान पर रखा जाता है। नंबर 4, नुकसान से बचाना। सभी रिटेल प्रतिनिधियों का यह दायित्व होता है कि वे अपने रिटेल स्टोर में होने वाले किसी भी नुकसान से अपनी वस्तुओं की, अपने ग्राहकों की सदा रक्षा करें। नंबर 5, शेल्फ के आसपास साफ सफाई रखना। यह ध्यान देना चाहिए बच्चों कि शेल्फ के आसपास हमेशा साफ सफाई रहनी चाहिए ताकि किसी वजह से किसी ग्राहक को शारीरिक चोट ना लगे। अर्थात यदि किसी ग्राहक को गिरने का डर हो, इससे बचने हेतु शेल्फ के आसपास सदा साफ सफाई रखना जरूरी है। नंबर 6, शेल्फ को ग्राहक की पहुंच में रखना। बच्चों, शेल्फ ना तो ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नीचा होना चाहिए। अर्थात शेल्फ इस प्रकार से जमा हुआ होना चाहिए जिसमें कोई भी सामान्य ग्राहक को वह वस्तु जिसकी वह मांग करता है उसके पहुंच क्षेत्र के अंतर्गत होनी चाहिए। स्टॉक की स्थिति अथवा पोजीशनिंग के लिए निर्देश। बच्चों, प्रत्येक स्टोर प्रचालन सहायक उन्हें दी गई जिम्मेदारी के अनुसार काम करता है। स्टोर प्रचालन सहायक को दिए गए निर्देश के अनुसार स्टॉक को रखने की आवश्यकता है। जब वह स्टॉक की स्थिति का पता लगा रहा होता है तो वह भ्रमित हो सकता है। इसके अलावा जैसे वस्तु का आकार शेल्फ में रखने हेतु है अथवा गोदाम में, अर्थात हम यहाँ देख सकते हैं कि वस्तु का स्थान रिटेल शॉप के अंदर किसी शेल्फ में रखना चाहिए अथवा वस्तु को अपने रिटेल स्टोर के गोदाम में उसको रखना चाहिए। वस्तु का ज़्यादा भार होने पर
नीचे तथा हल्का होने पर ऊपर की ओर रखा जाता है। जैसा कि हमने पूर्व में भी समझा है, यदि वस्तु का भार ज़्यादा है तो उसे सदा नीचे की तरफ रखा जाता है, एवं यदि वस्तु का भार हल्का है तो उसे ऊपर की तरफ रखना चाहिए। किन उत्पादों को बीच के शेल्फ में रखा जाए, यह भी निश्चित करना चाहिए कि स्टोर के अंदर कौन सी वस्तुओं को शेल्फ में बीच के स्थान दिया जाता है। यदि वस्तु की मांग प्रतिदिन ज़्यादा मात्रा में की जाती है तो ऐसी वस्तुओं को बीच के शेल्फ में रखा जा सकता है, जिसमें ज़्यादा ना भार हो और ना ही ज़्यादा वह हल्का हो। बच्चों, वस्तुओं की प्रभावी हैंडलिंग के फायदे। अब हम यहाँ देखेंगे, जब हम किसी वस्तु को प्रभावी रूप से संभालते हैं अथवा डिलीवरी प्राप्त करते हैं तो इससे हमको कौन से फायदे प्राप्त होते हैं। नंबर 1, स्टोर में सामग्री हैंडलिंग की लागत को कम से कम किया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार के नुकसान को दूर करने के लिए, जिससे कि संस्था अथवा रिटेल स्टोर की लागत में कमी आती है। नंबर 2, वस्तु बिक्री के समय को कम किया जाता है। बच्चों, जब प्रभावी रूप से हैंडलिंग की जाती है तब वस्तु बिक्री के समय को कम कर लिया जाता है, अर्थात कोई भी ग्राहक को वस्तु उपलब्ध करवाने में कम से कम समय लगता है। कोई भी ग्राहक रिटेल स्टोर पर अपने समय को बचाने हेतु ही आता है। नंबर 3, वस्तुओं के प्रवाह के बेहतर नियंत्रण की दिशा में योगदान मिलता है। बच्चों, वस्तुओं के प्रवाह के बेहतर नियंत्रण की दिशा में योगदान मिलता है, अर्थात इससे यह समझा जा सकता है कि वस्तुओं की जिस प्रकार से आवश्यकता है उस प्रकार से उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे यदि कोई वस्तु अनावश्यक रूप से नहीं बिक्री जाती है तो हम भविष्य में उस वस्तु को हमारे शेल्फ के अंदर से हटा करके हमारे गोदाम में उसको रख सकते हैं, एवं यदि किसी वस्तु की मांग अत्यधिक मात्रा में है तो उसको गोदाम से उठा करके हमारे शेल्फ में रख सकते हैं। अगला बिंदु, काम करने और सामग्रियों की आवाजाही में सुरक्षा में सुधार आता है। अस्वीकृति अनुपात कम से कम किया जाता है, अर्थात हम हमारे स्टोर में इस प्रकार की वस्तुओं को रखेंगे जिनके अंतर्गत ग्राहक उन वस्तुओं को पसंद करते हैं। यदि कोई ग्राहक किन्हीं वस्तुओं को पसंद नहीं करते हैं तो उन वस्तुओं का स्टोर कम किया जाएगा। अगला बिंदु है, स्टोरेज से नुकसान में कमी आती है। बच्चों, यदि हम स्टोरेज अर्थात यदि हम स्टॉक को बढ़ाते हैं तो हो सकता है किसी दुर्घटनावश अथवा चोरी की वजह से हमारे स्टोरेज में नुकसान हो सकता है। अतः स्टोरेज को सदा कम रखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय घाटे ना हों। सामग्री हैंडलिंग गतिविधियाँ। रिटेल स्टोर में सामग्री से निपटने का प्राथमिक उद्देश्य या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार माल को शॉर्ट करना है, अर्थात जिस प्रकार से माल की आवश्यकता है उस प्रकार से माल को अलग अलग रूपों में बांटा जा सकता है। 3 हैंडलिंग गतिविधियां हैं। प्रथम, प्राप्त करना,
नंबर 2 स्टोर में हैंडलिंग, नंबर 3 शॉपिंग। अर्थात सर्वप्रथम हम वस्तु को प्राप्त करते हैं, नंबर 2 उन वस्तुओं को प्राप्त करने के उपरांत स्टोर में उनको उनके उचित स्थान पर रखा जाता है, नंबर 3 उन वस्तुओं को इस प्रकार से रखा जाता है कि उन वस्तुओं की शॉपिंग की जा सके, अर्थात उन वस्तुओं की बिक्री की जा सके। शेल्फ में सामान रखने से पहले टूटे हुए सामान का पता लगाना। रिटेल स्टोर में वस्तुओं का टूटना और चोरी हो जाना बहुत सामान्य घटनाएं हैं। स्टॉक हैंडलिंग को इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे कर्मचारियों के साथ साथ रिटेल स्टोर के ग्राहक को भी नुकसान ना हो, क्योंकि यह शेल्फ को भरने हेतु स्टोर प्रचालन सहायक की रोजमर्रा की गतिविधि है कि वे उत्पादों को प्रदर्शन में व्यवस्थित करें, शेल्फ को फिर से भरें, शेल्फ की पुनः पूर्ति करें, एक्सपायर उत्पादों को स्थानांतरित करें, उन उत्पादों को प्रदर्शित करें जो पहली लाइन में समाप्त हो रहे हैं ताकि यह प्रतिशत बढ़ जाता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं एक रिटेल स्टोर प्रचालन के अंतर्गत हमें सदा ऐसे वस्तुओं को स्टोर में नहीं रखना चाहिए जो कि उत्पाद तिथि के उपरांत जिनका प्रयोग समाप्त हो गया है। साथ ही शेल्फ को सदा भरा हुआ रखना चाहिए। कार्यस्थल में शेल्फ भरने के बाद सफाई करना। एक रिटेल स्टोर में शेल्फ की सफाई करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि स्टोर में आने वाले ग्राहक का ध्यान सर्वप्रथम शेल्फ पर ही जाता है। अगर कार्यस्थल अथवा शेल्फ में सफाई नहीं होगी तो हो सकता है ग्राहक के द्वारा वस्तु क्रय न की जाए और इस वजह से एक स्टोर की बिक्री में कमी आती है। अतः सदा यह जानना अनिवार्य है कि कार्यस्थल पर बैक्टीरिया रहित तथा साफ सफाई युक्त वातावरण उपलब्ध हो। अर्थात बिक्री के साथ साथ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि रिटेल क्षेत्र में वस्तुओं की बिक्री के साथ साथ साफ सफाई का एवं बैक्टीरिया रहित क्षेत्र का निर्माण किया जाए। तो बच्चों, आज हमने बात की इकाई 1 सत्र 1 के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर प्राप्त होंगे, जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।